हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो असेसमेंट के लिए मेरा महत्वपूर्ण रहेगा। आपका कोई प्रोजेक्ट है तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे। औद्योगिकरण के दुष्परिणाम, नामों का, औद्योगिकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, प्रभाव, सभी चीज़ों पर जो है हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करेंगे और हर एक टॉपिक पे जो है हम अपना विचार रखेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औद्योगिकरण का आर्थिक जीवन पर प्रभाव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि औद्योगिकरण का आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण का प्रभाव हमारे आर्थिक जीवन पर भी काफ़ी पड़ा है, और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक जीवन पर पड़ने वाली प्रभाव यहाँ पर निम्नलिखित देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो सबसे प्रथम यही बात आता है पूंजीवाद में वृद्धि। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप दुनिया में पूंजीवाद में वृद्धि हुई है। भारत में भी अन्य देश की भांति औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। बड़े बड़े कल कारखानों केवल उच्च वर्ग के लोग ही चला सकते थे। अंत उत्पादन के इन बड़े साधनों पर उच्च वर्ग की अधिकतम स्थापित हो गई। देखा जाए तो पूंजीपतियों में वृद्धि, आज गरीब गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति होते जा रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के कारण ही, के प्रभाव के कारण हुआ है। अंततः यह भी कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण ने पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया है। आज देखा जाए तो पूंजीवाद का काफ़ी विकास हुआ है, दुनिया में पूंजीपतियों का जो है बोलबाला है, और पूरी दुनिया जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सिमट कर रह गया है। और ये भी कोई दो राय नहीं है, भारत में भी कुछ ऐसे ही देखने को हमें माहौल मिलता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष श्रम विभाजन और विशेषीकरण। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव है। ग्रामीण उद्योग में एक ही व्यक्ति सभी कार्य को करता था, परंतु अब औद्योगिकरण के कारण श्रम विभाजन जो अवश्यभावी हो गया है। यानी आज जो है श्रम विभाजन हर एक व्यक्तियों में विभाजित हो गया है, क्योंकि श्रम विभाजन के बिना विशाल पैमानों पर उत्पादन संभव नहीं है। एक ही कार्य लंबे समय तक करने से तथा विशेष कार्य को रोकने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। अंततः विशेषीकरण का भी जन्म हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ही कार्य लंबे समय तक करने से तथा विशेष कार्य को करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। अंततः विशेषीकरण का भी जन्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात अगली पॉइंट की तरफ हम अगर रुख करें तो बेरोजगारी में वृद्धि। देखा जाए तो बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या भी औद्योगिकरण की देन है। बेरोजगारी की समस्या भी औद्योगिकरण की देन है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि औद्योगिकरण के कारण न जाने कितने लोगों की हाथ कट गई है। यानी जो कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य कर सकते थे, 10 व्यक्ति मिलकर काम कर सकते थे, औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ है कि आज एक मशीन ही 50 मजदूरों के काम अकेला ही कुछ सेकंडों में ही कर देता है। तो जिसके कारण बेरोजगारी में वृद्धि होना एक स्वाभाविक बात बनती है। एक ही मशीन कई व्यक्तियों का कार्य करके अनेक व्यक्तियों को बेकार बना देता है। नगर के सभी कारखाने, मिल आदि वर्ष भर नहीं चलते, वरना वह कुछ महीने ही काम करते हैं और बाकी महीने मिलें बंद रहती है, जिससे बहुत से व्यक्ति
बेकारी वाला जीवन जी रहे हैं। यानी देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होना देश के विकास में जो है खलल डाल सकता है। उसके पश्चात आता है वर्गों की उत्पत्ति। औद्योगिक समाज में एक वर्ग वह है जो व्यापार में पूंजी लगाता है, अर्थात मिल फैक्ट्री का मालिक, और दूसरा वर्ग वह है जो अपना श्रम बेचकर अपनी जीविका अर्जित करता है, अर्थात श्रमिक वर्ग। यानी देखा जाए तो यहाँ पर वर्गों की उत्पत्ति भी हुई है। एक वर्ग जो है यहाँ पर अर्जित करता है, दूसरा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर व्यापारी जो है पूंजीपति बनते जा रहे हैं। यानी दो मुख्य वर्ग पूंजीपति व्यवस्था की देन है। यानी देखा जाए तो श्रमिक वर्ग और एक जो है श्रम जो है बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, और दूसरा जो है पूंजीपति। कहते हैं पूंजीपति और श्रमिक वर्ग ये सब जो है औद्योगिकरण के देन है। उसके पश्चात आता है यातायात और संचार के साधनों में प्रगति। किसी भी देश के उद्योग की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि यातायात और संचार के साधन अच्छे हों। जैसे जैसे उद्योग का प्रचार होता जा रहा है, इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति होती जा रही है। आज रेल, जहाज, हेलीकॉप्टर, स्मार्टफोन आदि इसकी प्रगति के प्रतीक है। यानी देखा जाए तो यातायात और संचार के साधनों में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि होती चली जा रही है। नए टेक्नोलॉजी जो है अपना घर करते चले जा रहे हैं, और आम लोगों के जीवन को जो है तहस नहस करने में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और ये सब कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के कारण ही ऐसा हुआ है। उसके पश्चात है कुटीर उद्योग का पतन। देखा जाए तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई है, जिससे कुटीर उद्योग का पतन हुआ है। बड़े कारखानों द्वारा निर्मित वस्तु अधिक सुंदर व टिकाऊ होती थी तथा साथ ही सस्ती भी थी। अंततः लोगों ने कुटीर उद्योग का निर्मित वस्तुओं के स्थान पर बड़े कारखानों द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीदना आरंभ कर दिया, जिससे कुटीर उद्योग का पतन हो गया। तो देखा जाए कुटीर उद्योग का पतन करने में कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के कारण ही हुआ है। कहते हैं कुटीर उद्योग के सामान जो थे मजबूत थे, सस्ते भी थे और टिकाऊ भी थे। लेकिन आज लोग जो है कुटीर उद्योग के सामान खरीदना न पसंद करके कारखानों में बने सामानों को ही अधिक पसंद करते हैं, और ये कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के कारण ही हुआ है। औद्योगिकरण के कारण जो है कुटीर उद्योग बिल्कुल ही तहस नहस हो गया है। इवन देखिए उच्च जीवन स्तर, तो कहते हैं बड़े पैमानों पर उत्पादन, विभिन्न उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य आदि के विस्तार के साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है। इससे लोगों के जीवन स्तर में भी ऊंचा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। औद्योगिकरण के कारण जो है लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। उनके रहन सहन, खान पान में भी काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिला है। उसके पश्चात है श्रमिकों का झगड़े, संघर्ष और घिराव। पूंजीवादी व्यवस्था में अधिक से अधिक श्रमिकों की शोषण होता है, किंतु श्रमिक वर्ग में नई चेतना का संचार भी हो गया है। वह अपने अधिकारों एवं मांगों की पूर्ति के लिए आए दिन पूंजीपतियों से संघर्ष करते ही रहते हैं, और यह संघर्ष पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच निरंतर चलता रहता है। तो देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण ही श्रमिकों के झगड़े, संघर्ष और घिराव आए दिन हमें देखने को मिलता है। तो ये सब कहीं आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत है। इवन देखें विभिन्न रोग एवं शरीर दुर्घटनाएं भी औद्योगिकरण के ही देन है। बड़े बड़े कारखानों में श्रमिकों के कार्य करने की दक्षता अभी भी असंतोषजनक है। रोशनी के समुचित प्रभाव का अभाव, विषैली गैसों का मध्य कार्य करना आदि ऐसी स्थिति है जिससे श्रमिक वर्ग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, और ऐसे से बीमारी आ रहे हैं जो देश के लिए क्या विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती सामने खड़ा कर रहा है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं सब औद्योगिकरण के कारण ही ये सब हुआ है, जो देश के साथ साथ हर एक जनमानस के लिए खतरे का सबब हो सकता है, और जनमानस के साथ साथ जो है जीव जंतु के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी ये बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औद्योगिकरण के उद्देश्य। देखिए औद्योगिकरण के उद्देश्य भी साफ हो जाता है कि औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक पहलुओं में विकास करना है, जिस कारण अन्य सामाजिक पहलू स्वयं ही प्रभावित होते रहते हैं। देखिए कोई चीज़ अगर हम विकास करने की विचार रखते हैं तो कोई चीज़ जो है प्रभावित होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं किसी चीज़ की अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई भी है, तो यहाँ औद्योगिकरण की अच्छाई है तो कुछ बुराइयाँ भी है। उत्पादन के उच्च स्तर की प्राप्ति औद्योगिकरण के द्वारा ही संभव हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर हम हर चीज़ को उपलब्ध कराना है
तो हमें औद्योगिकरण को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उच्च सदर उत्पादन सदर और प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के रहन सहन से संबंधित भी है। अति संक्षेप में औद्योगिकरण का उद्देश्य निम्नलिखित रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो कि समाज के उन लोगों को रोजगार प्रदान करना जो अभी इच्छुक होते हुए भी रोजगार में नहीं लगे हुए हैं। भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी की है, और जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी देश की अर्थव्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। इवन देखें तो उत्पादन वृद्धि करना, जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो सके। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ही चिंता का विषय है, और इसमें जो है हम औद्योगिकरण के कारण ही विकसित कर सकते हैं। उसके पश्चात देखें जनजीवन के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनजीवन के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना भी औद्योगिकरण का सबसे प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य है। उसके पश्चात देखें तो समाज के दरिद्रता, गरीबी और अंधविश्वास को दूर करना भी कई हद तक बहुत ज़रूरी है, और ये सब औद्योगिकरण के कारण ही संभव हो सकता है। आज भी हमारे समाज में दरिद्रता, गरीबी और अंधविश्वास ने अपनी जो है घर कर लिया है, और इसको दूर किए बिना जो है हम अपने आप को जो है प्रगतिशील या विकसित राष्ट्र में नहीं विकसित हो सकती। कहते हैं विदेशी विनिमय की व्यवस्था, जिससे निर्यात में स्थिरता बनी रहे। यानी देखा जाए तो आयात निर्यात विदेशों से करना भी महत्वपूर्ण है, और ये तब संभव होगा जब हम औद्योगिकरण को प्राप्त करेंगे। यानी देखा जाए तो औद्योगिकरण कई मायने महत्वपूर्ण भी है और ज़रूरी भी है, और समय की ये मांग भी है। अब देखिए इन सब बातों को जो है कैसे, कुछ कमियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसी बात पे हम आगे एनालाइज करेंगे। आगे देखें तो हमारे समक्ष आया है औद्योगिकरण के दुष्परिणामों को रोकने का उपाय। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कि औद्योगिकरण के दुष्परिणामों को हम कैसे रोक सकते हैं, कि रोकना ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बनता है, क्योंकि औद्योगिकरण आज के समाज की एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम औद्योगिकरण को ख़त्म कर दे, समाप्त कर दे, तो हमारा जनजीवन नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है हर चीज़ उपलब्ध कराना औद्योगिकरण के कारण ही संभव हो सकता है। इसलिए हम औद्योगिकरण के जो है कुछ दुष्प्रभावों को जो है हम रोकने का उपाय सोच सकते हैं। देखा जाए तो सर्वप्रथम लोगों के स्वास्थ्य मनोरंजन की व्यवस्था की जाए, ताकि वो मद्यपान और वेश्यावृत्ति जैसे बुरे व्यवसायों से बचे रहें। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है कि ऐसे जो है मनोरंजन हम उपलब्ध कराएं, जिससे हम जो है देश में हो रहे वेश्यावृत्ति और मद्यपान को जो है बुरे व्यवसायों से बचे रहें। देखा जाए तो मद्यपान, अगर देखा जाए शराब की बातें, तो ये सरकार पे डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार ही इसको प्रोत्साहित करती है। लेकिन वेश्यावृत्ति जो होती है लोगों की अपनी सोच होती है, और इसके जो है बड़े लोग जो होते हैं इसमें संलग्न होते हैं, तो उनको जो है कड़ाई से पालन करने से ही वेश्यावृत्ति जो है हमारे समाज से हट सकती है। इवन देखा जाए तो बेरोजगारी को रोकने के लिए लघु और कुटीर उद्योग समुचित प्रोत्साहित दिया जाए। कहते हैं भारत पहले लघु और कुटीर उद्योगों पर चलाई जाती थी, आज भी हमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की ज़रूरत है। औद्योगिकरण के साथ साथ जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना देश की प्रगति करने के बराबर है। इसलिए सरकार को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को जो है प्रोत्साहित करके ही हम इस दुष्परिणामों को जो है रोका जा सकता है। इवन देखें तो श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने हेतु शिक्षा की उचित व्यवस्था भी की जाए। लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों में आजकल को जो नीतियां बदल रही है, इसमें श्रमिक के बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? सरकार की कुछ नीतियां हैं जो कि देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जो मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जो बड़े स्कूलों में बच्चों को मुफ्त एडमिशन करवाए जाते हैं, उसमें जो रूल रेगुलेशन बदली गई है वो देश के लिए और भविष्य के लिए दोनों ही सरकार की तरफ से गलत उठाया गया कदम है। क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ वो 1 किलोमीटर के दायरे में वाले बच्चों को लेते हैं, तो कहते हैं मजदूर के बच्चे तो कहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। बड़े बड़े स्कूलों के सामने अगर उनका झोपड़ी होगा तो वो कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन सरकार ने तो यही प्रावधान कर दिया है कि सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में जो बच्चे हैं EW कैटेगरी में आते हैं उनको लिया जाए, लेकिन 1 किलोमीटर के दूर ही गरीब बसते हैं। तो सरकार की ये नीति बहुत ही पेचीदा है और देश कल्याण के लिए तो हो ही नहीं सकता। ये देश की बर्बादी का एक सबसे बड़ा जो है सरकार का फैसला है, जिसको सरकार को बदलना चाहिए, सोचना चाहिए और एनालाइज करने की आवश्यकता है। देखा जाए तो आगे हम करें उद्योग का विकेंद्रीकरण किया जाए। जितना हो सके उद्योग को विकेंद्रीकरण किया जाना जरूरी है, यानी इसको सेंट्रल के साथ
लगाना जरूरी है। सभी बड़े कारखानों को केवल एक ही स्थान पर न स्थापित किया जाए, अतुल उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाया जाए। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात एवं संचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे ग्रामीणों को शहरों की तरफ पलायन को रोका जा सके। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज गांव से लोग इसीलिए शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांव में उनको हर चीज़ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो शहरों की तरफ जो है पागलों की तरह भाग रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर सरकार गाँव में उद्योग का विकास कर दे तो ये लोग जो है गाँव से शहरों की तरफ विकास नहीं जाएंगे, पलायन नहीं करेंगे, जिससे शहरों में भी स्थिति सही बनी रहेगी और गाँव में भी स्थिति सही बनी रहेगी। तो सरकार को यहाँ पर सही कदम उठाने की आवश्यकता है। अगली पॉइंट की तरफ अगर बात करें, नगरों का विकास योजना वृद्धि तरीकों से किया जाए, यानी नगरों का विकास जो हो रहा है उसको सिस्टमैटिक किया जाए और नगरों के सटे हुए गांव जो हैं, पिंड हैं, उनमें शहरीकरण ना किया जाए, क्योंकि इससे जो है जोत का ज़मीन ख़त्म हो जाता है, जिससे जो जनसंख्या का जो भार बढ़ रही है उनको जो है अन्य जो है प्रोवाइड्स नहीं किया जा सकता। तो नगरों का विकास योजना वन तरीकों से किया जाए, जिससे जो हमारे देश पर अधिक प्रभाव न पड़े। औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न निवास की समस्या से निपटने हेतु आवास की समुचित व्यवस्था किया जाए, मलिन बस्तियों की सफाई कर उनकी समुचित विकास किया जाए। लेकिन ये काफ़ी महत्व रखेगा कि जो बस्तियां हैं जो बन चुकी है उनको सफाई और साफ़ सुथरे बनाए जाएं, जिससे वहां पर बीमारियां न फैल सकें। श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनके कार्य की दशाएं निर्धारित भी किया जाए। तो ये सारी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। यानी देखा जाए तो औद्योगिकरण, अगर निष्कर्ष के रूप में देखें हम तो औद्योगिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज की समाज की ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ज़रूरतों के बीच में हमने अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, जीव जंतु को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि हम औद्योगिकरण के कारण कहीं ये ना भूल जाएं कि प्राकृतिक हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज सबसे अधिक नुकसान औद्योगिकरण के कारण हो रहा है तो वो प्राकृतिक का हो रहा है, प्राकृतिक में रह रहे जीव जंतु का हो रहा है, क्योंकि उनका आश्रय छीना जा रहा है, उनका जो है आए दिन वो तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। और शायद ये बात भारत सरकार भी नहीं समझती और विश्व की सरकार भी नहीं समझ पा रही है। और इनको समझना है कि हम तभी हम हैं जब जीव जंतु है, हमारा अस्तित्व तभी है जब ये पेड़ पौधे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर औद्योगिकरण हर क्षेत्र में बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण तब बनती है जबकि लोगों का और सरकार का साथ रहे। कहते हैं हमें औद्योगिकरण के जो आड़ में जो है हर चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, हर बातों को समक्ष रखना चाहिए। सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जो गांव है उसमें औद्योगिकरण का विकास किया जाए, उद्योग का विकास किया जाए और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोका जाए। पलायन करते हुए लोगों को अगर रोक दिया जाए तो इससे ये होगा कि शहर में इसका दबाव कम पड़ेगा और शहर में दबाव कम पड़ेगा तो गाँव का भी विकास होगा और शहर का भी विकास होगा। इससे हमारा भारत देश एक विकसित बन जाएगा। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण आपके लिए बनेगा, जिसमें हम और भी टॉपिक पे जो महत्वपूर्ण होगा उसमें विचार करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर एक ही बात आपसे समक्ष रखता है कि शेयर कीजिए, हर एक बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सके, समझ सके, एनालाइज कर सके। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का वीडियो सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं है, आपको एक अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ देश की सेवा के लिए भी महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि यहाँ पर हर बातों को समझाया जाता है। कहते हैं बच्चों को सिर्फ किताबी बातें समझ नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन के हर एक पहलू को समझना ज़रूरी है। और ये सब तिरपान स्टडी सेंटर पे ही उपलब्ध है और कहीं उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों का टॉपिक भी नहीं होगा वो भी बहुत बातें यहाँ से समझ सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो सोचिए नहीं, शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे और समझते रहो, तो जरना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। तो ये आपके लिए ही है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और तिरपान स्टडी सेंटर जुड़ जाइए। सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कीजिए।